नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। मैं हूं शीला और आप देख रहे हैं भाषा जगत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ है दो बैलों की कथा। इसके लेखक है प्रेमचंद जी। बच्चों, प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने कई उपन्यास लिखे और उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी। और ये कहानी भी उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के बीच के आत्मीय संबंध को दर्शाया है और ये बताने की कोशिश की है कि आज़ादी सहज नहीं मिलती, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो इनडायरेक्टली ये कहानी आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं। गधा सचमुच में बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। सहिष्णुता का मतलब होता है सहनशीलता। तो यहाँ प्रेमचंद जी कहना चाहता है कि गधा क्या होता है, बहुत ही सीधा जानवर होता है और उसके सीधेपन के कारण लोग उसको गधा या बेवकूफ कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वह कभी भी मतलब कि किसी को तंग नहीं करता। क्योंकि गाय जो होती है, जब वो ब्याह जाती है, ब्याना होता है कि जब वो बच्चा पैदा करती है तो उस समय अगर कोई उसके बच्चे को छेड़ दे तो वह सींग मारती है, यानी मारने के लिए आती है और वह सींगनी का यानी शेरनी का रूप धारण कर लेती है। प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि वैसे तो कुत्ते को भी गरीब जानवर कहते हैं, लेकिन उसे भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है। किंतु गधे को कभी भी गुस्सा आते हुए नहीं देखा व सुना गया। बेचारे गरीब को जितना चाहे मारो, जैसी खराब गली सड़ी घास उसके सामने डाल दो, पर उसके चेहरे पे कभी भी असंतोष की छाया भी दिखाई नहीं देगी। वैसाख का जो महीना होता है उसमें वह एक आध बार कुलेल मार लेता है। क्यों? क्योंकि वह उसके जन्म का महीना होता है और उसमें वह थोड़ा खुश हो जाता है। पर हमने उसको इतना खुश होते हुए कभी भी नहीं देखा कि लेकिन उसके चेहरे पे एक विषाद अर्थात एक उदासी स्थायी रूप से रहती है, यानी हमेशा छाई रहती है। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई सुख दुख हो, हानि लाभ हो, किसी भी दशा में वह नहीं बदलता। वह हमेशा एक जैसा ही रहता है और ऋषि मुनियों के जितने भी गुण हैं वो उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, यानी अपने अंतिम सीमा को पहुंच गए। जैसे ऋषि मुनियों को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, गधे को भी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए और इतना होने पर भी आदमी क्या उसको बेवकूफ कहता है। फिर वो थोड़ा व्यंग करते हैं और कहते हैं कि सद्गुणों का इतना अनादर, यानी इतने गुण है गधे में और फिर भी उसका इतना अनादर कि उसको बेवकूफ कहा जाता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर वह आगे थोड़ा बताते हैं कि जैसे भारतवासी सीधे होते हैं तो उनकी अफ्रीका में बहुत दुर्दशा हो रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जब वो घुस भी जाते हैं, एक तो उन्हें घुसने नहीं दिया जाता और जब घुस जाते हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। पता नहीं क्यों? क्योंकि ना तो बेचारे कभी शराब पीते हैं, चार पैसे अपने बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं और जी तोड़ कर यानी बहुत मेहनत से काम करते हैं और किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते। अगर कोई उनको कुछ बोल देता है तो वो चार बातें सुनकर गम खा लेते हैं। मतलब सामने से किसी को उल्टा जवाब नहीं देते, फिर भी पता नहीं क्यों बदनाम उन्हें क्यों कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। यानी लेखक यहाँ पे कहना चाहता है कि जो सीधा होता है उसकी कोई कदर नहीं होती। जो बदमाश होता है यानी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है, उसके सामने सभी झुकते हैं। जैसे जापान ने क्या है, एक ही विजय हासिल की और उस वह क्या है, सभ्य जातियों में जानी मानी जातियों में गिना जाने लगा, गण्य अर्थात गिना जाने लगा। गधे का एक छोटा भाई और भी होता है, उसे उससे कम गधा कहा जाता है, यानी कम बेवकूफ कहा जाता है। और वह कौन है? वह बैल है, जिसका अर्थ है हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताव का प्रयोग भी करते हैं। बछिया के ताव अर्थात बैल का प्रयोग भी करते हैं। कुछ लोग बैल को बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, लेकिन हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है और कभी कभी अड़ियल भी हो जाता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। इसलिए उसका स्थान गधे से नीचा है। यानी गधा क्या है, आला दर्जे का बेवकूफ है और बैल क्या है, उससे थोड़ा कम बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि वह कभी कभी गुस्सा हो जाता है, मार देता है, अड़ जाता है, इसीलिए। तो अब यहाँ पे मेन कहानी शुरू होती है और कहानी है बैलों पे। तो देखिए, एक जूरी नाम का किसान होता है, जूरी का
पक्षी, उसके दो बैल होते हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के होते हैं। पछाई जाति एक प्रजाति होती है बैलों की, जो देखने में बहुत सुंदर होते हैं, अपने काम में चौकस होते हैं। चौकस अर्थात बहुत माहिर होते हैं और ऊंचे डील के होते हैं, नहीं लंबे हष्ट पुष्ट होते हैं। बहुत दिनों से साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों में, किसमें? दोनों बैलों में भाईचारा होता हो गया था। दोनों आमने सामने आसपास बैठकर एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय होता है एक दूसरे से बात करते थे, मूक भाषा में बिना ही कुछ बोले एक दूसरे की बात समझ लेते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता था हम कहीं नहीं नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी इंसान सिर्फ बोलकर ही अपनी बात प्रकट कर सकता है, मुख भाषा में ना समझ सकता है और ना ही बोल सकता है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से। विग्रह अर्थात लड़ाई के या अलगाव के नाते से नहीं, विनोद, हर्ष या खुशी के भाव से, भाई एक दूसरे के साथ मस्ती करनी है। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, ढोल धप्पा होने लगते। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हलिया गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त ये इनकी एक ही चेष्टा होती थी कि दोनों क्या सोचते थे कि मेरी तरफ ज्यादा बोझ जाए और दूसरे की तरफ कम बोझ जाए। क्यों? क्योंकि वे एक दूसरे को मतलब प्यार करते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, दोस्त थे दोनों इसलिए। तो दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर उनकी थकान मिटा देते। नांद में, नांद होती है जो भैंसों के लिए या जानवरों के लिए चारा डालने के लिए एक जगह बनाई होती है, वो। तो नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते और साथ में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, अर्थात दोनों में घनिष्ठता थी, बहुत ही प्यार था। इसलिए वो क्या, साथ ही खाना खाते, साथ ही बैठते, साथ ही खेलते कूदते थे, सब कुछ था। संयोग की बात है, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई था दोनों बैलों की जोड़ी को। जूरी ने क्या किया कि दोनों बैलों की जोड़ी को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। और अपना यूं बेचा जाना उन्हें पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, उन्हें बुरा लगा। और उन्हें लगा कि पता नहीं जूरी ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। तो जूरी का जो साला था, गया नाम था उसका, वह जब गोई को यानी दोनों बैलों की जोड़ी को ले जाने लगा तो उसके दांतों पसीना आ गया। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि उसे बहुत कठिनाई हुई। तो पीछे से हाँकता तो दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता, दोनों पीछे की ओर लगाते। पगहिया का अर्थ होता है जो बैलों के गले में रस्सी होती है, उसे पगहिया कहते हैं। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमारा क्या कसूर है, हमने तुम्हारी सेवा में क्या कसर रखी थी। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी अर्थात था तुम्हारा लिए काम करते करते मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो खिलाया हमने खा लिया। और तुम इस जालिम के हाथ हमें क्यों बेच रहे हो? यानी गया उन्हें बहुत मार रहा था तो वो जालिम ही लग रहा था, जबकि जूरी तो उनको कभी मारता नहीं था। शाम के समय दोनों बैल अपनी नई जगह पे पहुंच गए। वो दिन भर से भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक उन्होंने क्या, कुछ भी मुंह में नहीं डाला, यानी उन्होंने मुंह ही नहीं लगाया। उनका दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था, वह आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उसे बेगाने से लगते थे, यानी वो अजनबी सी जगह पे पहुंच गए थे और सब क्या उन्हें अजनबी लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियां होती हैं कान के ऊपर से देखना, तिरछी निगाह से देखना। और लेट गए। तो जब सारे गांव में सोता पड़ गया, यानी सारा गांव सो गया, तो दोनों ने जोर मार कर जो रस्सी थी वो तुड़ा ली और घर की तरफ चल पड़े। रस्सियां बहुत मजबूत थी, अनुमान नहीं हो सकता था कि कोई बैल इन्हें तोड़ सकता, पर इन दोनों ने इस समय दुगनी शक्ति आ गई थी और झटके से रस्सियां टूट गई थी। झूरी जब सोकर उठा सुबह सुबह तो उसने देखा कि दोनों बैल अपनी नांद पर यानी चरनी पर खड़े हैं। तो दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा। घराव जो रस्सी होती है वो टूट जाती है, उसमें फुंदे से निकल आते हैं, उसे घराव कहते हैं। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हुए थे बैलों के, और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा, मतलब गुस्सा भी आ रहा है कि आपने हमें क्यों भेज दिया, और प्यार भी अपने मालिक को देख कर झलक रहा है।
जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, मतलब बहुत खुश हो गया। गदगद होना एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है बहुत खुश हो जाना। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, यानी वह उनसे प्यार करने लगा और उन्हें चूमने लगा बैलों को। घर और गांव के लड़के वहां पर जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में एक अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण घटना थी। बाल सभा ने निश्चय किया, यानी छोटे बच्चे थे उनकी सभा ने, वो सारे इकट्ठे होकर उन्होंने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। और अभिनंदन पत्र कैसा, कि कोई कागज का टुकड़ा नहीं, उन्हें इनाम दिया जाएगा। और वो कैसा, कि कोई घर से रोटी लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसा लाया, और उनको इस तरह से अभिनंदन पत्र दिया गया। तो एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूरी से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं थे, वो उस जन्म के आदमी थे, यानी कि पुराने पिछले जन्म में वो आदमी थे, इस जन्म में वो बैल बन गए। उसके कहने का अर्थ ये था। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ, यानी इस चीज का मुकाबला करने का, बोलने का कि नहीं ये झूठ है, ये बोलने का किसी में साहस नहीं हुआ। झूरी की जो वाइफ थी, पत्नी थी, वो दोनों बैलों को घर में देखकर जल उठी। उसे तो बड़ा गुस्सा आया कि उसके भाई बेचारा इतनी मेहनत से ले गया और ये वापस आ गए। तो बोली कि कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहां काम न किया गया, भाग खड़े हुए। तो झूरी भी अपने बैलों पर यह अपेक्ष सुन नहीं सका। अपेक्ष मतलब जो ताना मारा था ये सुन नहीं सका। और जूरी ने कहा कि नमक हराम क्यों है, चारा दाना नहीं दिया होगा तो क्या करते। उसकी वाइफ ने, स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम्हें तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, यानी जो पशुओं से प्यार करते हैं। उसकी स्त्री का कहने का था जो पशुओं को प्यार करते हैं वो बुद्धू होते हैं। बोले कि खिलाते हैं और रगड़कर जोतते भी हैं, यानी बहुत मेहनत से काम भी लेते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवाय और कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। अर्थात तो उसकी वाइफ जो है बहुत गुस्सा हो गई। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई, मतलब सख्त मनाही कर दी गई कि बैलों को सिर्फ खाली भूसा डालना और कुछ नहीं। बैलों ने नान में मुंह नहीं डाला, क्योंकि जो भी था वो फीका फीका लग रहा था। उसमें ना कोई चिकनाई थी ना कोई रस था, क्या खाएं। आशा भरी निगाहों से वो द्वार की तरफ देखने लगे। जूरी ने मजदूर से कहा कि थोड़ी खली क्यों नहीं डाल देते वे। मजदूर ने कहा कि मालकिन मुझे मार ही डालेगी। तो जूरी बोला कि चुरा कर डाल ला, न दादा पीछे से तुम भी उन्हीं की सी हो जाओगे, कहोगे, यानी कि जब बात मेरे ऊपर आएगी तो आप उन्हीं की साइड ले लोगे। दूसरे दिन जूरी का साला फिर से आ गया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोत लिया, क्योंकि उसको पता था कि ऐसे ही ले जाएगा तो बहुत तंग करेंगे। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया, यानी खूब मारा। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। वो अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ डाल दी, यानी गया ने उसने अपने बैलों को तो सब कुछ डाला, लेकिन उनको क्या, सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। जूरी उन्हें फूल की झड़ी से भी नहीं छूता था। उसकी टिक्कार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिक्कार था, जब वो थोड़ा सा बोलता था तो दोनों भागने लग जाते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। मतलब ये अपमान तो था कि तुम्हें मारा, जबकि उनका मालिक तो उन्हें मारता भी नहीं था, और मारने के बाद भी उन्हें सूखा भूसा डाल दिया। नांद की तरफ आंख तक नहीं उठाई, उठाए क्या, उसमें तो सूखा भूसा है। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ में ही नहीं आते। तो गया जब उनको मार रहा था तो उससे क्या है, एक बैल को मारा तो दूसरे को गुस्सा आ गया और वो खड़ा 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 खींच के ले गया अपने हल को। हीरा ने मूक भाषा में फिर कहा कि भागना व्यर्थ है, कि मत भागो। तो मोती ने उसको बोला कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार कहाँ तक बचेंगे। ये दो, हीरा और मोती आपस में बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथ में लाठी है। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझा, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को
गिरा दूंगा। हीरा तो जो थोड़ा सहनशील था, लेकिन मोती थोड़ा सा तेज दिमाग का था, यानी गुस्से वाला था। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कि हम इंसानों को मारें। देखिए, पशुओं में इतनी सहनशीलता है कि उनकी जाति का धर्म नहीं है कि वो इंसानों को मार, लेकिन इंसानों में कोई सहनशीलता नहीं है और पशुओं को मार मार के खा रहा है। तो मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है, यानी इस वक्त टाल जाना ही जरूरी है, अच्छा है। आज दोनों के सामने फिर वही भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख को क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। वहां भी किसी सज्जन का वास है, यहाँ भी, यानी बैलों ने सोचा यहाँ भी शायद कोई अच्छा इंसान रहता है, क्योंकि वो तो बाकी सारे क्या है, उनके सामने सूखा भूसा डाल देते और अपना मजे से खाना खाते हैं। लेकिन एक छोटी बच्ची ने क्या किया कि रोटी उनके मुंह में डाली, तो उन्हें लगा कि यहाँ भी कुछ अच्छे इंसान रहते हैं। लड़की भैरव थी। भैरव कौन था? गया का भाई था। और उसके वो भैरव की बीवी मर चुकी थी, यानी उस लड़की की माँ मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ आ गई थी। वो क्या है, उसको, लड़की को बहुत मारती थी, तो इसीलिए क्या है, बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, क्योंकि वो भी मार खाती थी और वो भी मार खाते थे। इसीलिए दोनों बैल दिन भर दौड़े जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते, रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती थी। प्रेम का जो ये प्रसाद था, यानी वो लड़कियां जो प्यार से उन्हें खिला के जाती थी, इसमें बहुत बरकत थी। 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम विद्रोह भरा हुआ था। यानी वो सूखा भूसा खा रहे थे, लेकिन उस लड़की की प्रेम की वजह से वो रुके हुए थे, पर दोनों में गुस्सा बहुत था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, "अब तो सहा नहीं जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों से उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हुए प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उसकी लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, ये मैं स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। यानी वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि रस्सी को क्या है, तोड़ के, चबा के और यहाँ से निकल जाते हैं। तो रात को क्या करती है कि वो बच्ची फिर रोटियां उनको खिलाने के लिए आती है, तो दोनों क्या रस्सियों को चबाने लगते हैं, पर रस्सी इतनी मोटी होती है कि वो उसको चबा नहीं पाते हैं जोर लगाने पर बार बार भी। तो अचानक से दरवाजा खुलता है और लड़की आती है और दोनों के क्या है, रस्सियां खोल देती है। और रस्सियां खोलने के बाद फिर बोलती है कि चुपके से कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। क्योंकि आज उनके घर में सलाह हो रही थी कि इन बैलों के नाक में नाथे डाल देंगे। नाक में क्या होता है, उनके नाक में रस्सियां डाल दी जाती, जैसे जिससे बैल ज्यादा अड़े नहीं। तो उसने उनकी रस्सियां खोल दी और चुपचाप दोनों खड़े हो गए। मोती ने उससे अपने आप आपस में बात की कि चलें। हीरा बोला कि चलो, लेकिन हम चले भी जाएंगे तो इस बच्ची पर वो हो जाएगी, आफत आ जाएगी। ऐसे बात ही कर रहे थे, लड़की चिल्लाई कि भाग रहे हैं दोनों बैल। तो वो हड़बड़ा गए और हड़बड़ा कर वहां से भाग निकले और दोनों चले गए वहां से। शोर मच गया, फिर गांव में बहुत सारे आदमी उनको लेने के लिए उनके पीछे भागे। तो दोनों दोस्तों को भागने का मौका मिल गया और सीधे वो दौड़ पड़े। उन्हें ये नहीं पता था कि वो किस रास्ते जाने हैं, लेकिन फिर भी वो क्या, भागते ही रहे, भागते रहे। नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे पर खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। तो दोनों को रास्ता तो किसी को मालूम नहीं था, और क्योंकि वो बहुत भागे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि दोनों आपस में बात करने लगे कि चलो हम यहाँ से कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। तो सामने एक मटर का खेत खड़ा था, तो दोनों क्या हुए, मटर के खेत में घुस गए और चरने लगे। जब पेट भर गया तो दोनों को आजादी का अनुभव हुआ। तो दोनों मस्त होकर उछलने कूदने लगे, डकार मारने लगे, एक दूसरे से सींग मिलाने लगे। तो मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगे। फिर क्या हुआ कि जब वो मस्ती कर रहे थे तो उन्हें देखा कि एक सांड वो ढोंकता हुआ चला रहा था, मतलब कि सांड फुफारता हुआ चला रहा था। वह सामने आ गया तो दोनों मित्रों ने देखा, यार ये तो पूरा का पूरा हाथी है, और इससे भिड़ जाएंगे तो जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा, जान से हाथ धोना पड़ेगा। और लेकिन ना भी भिड़े तो भी ये हमको मारेगा, यानी हम तो कैसे भी गए तो गए। दोनों ने एक दूसरे से बात की कि आज तो हम बुरी तरह से फंस गए, कोई ना कोई उपाय सोचो। हीरा ने कहा कि अपने घमंड में भूला हुआ है ये,
और हमारी रिक्वेस्ट नहीं सुनेगा, जो आरजू विनती नहीं सुनेगा, चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। तो मोती बोलता है कि भागें क्यों, क्यों भागना, तो कायरता होती है। तो फिर हीरा बोलता है कि तो मरो यहाँ पे, बंदा तो 9-2-11 होता, 9-2-11 था। एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है कि भाग जाना एकदम से, हाथ ही ना आना किसी के। तो फिर दोनों दौड़ने के लिए सोचने लगे, एक दूसरे उपाय सोचने लगे, और सोचते हुए दोनों ने वो आइडिया लगाया कि चलो हम एक काम करते हैं, एक उस साइड से उस पर अटैक करेगा, एक दूसरी साइड से अटैक करेगा। तो दोनों ने क्या है, उसके ऊपर अटैक कर दिया। एक आगे से मारता, जब सांड उसकी तरफ जाता तो वो पीछे से मार देता, तो इससे क्या है, सांड जो जख्मी हो गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। तो दोनों जो मित्र थे, हीरा और मोती, वह अपने घमंड में आ गए कि ये हमने तो बस मार गिराया उसको। तो विजय के नशे में झूल रहे थे दोनों। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा कि जो जी तो चाहता है कि बच्चे को अभी मार डालो। हीरा ने तिरस्कार किया कि गिरे हुए बैरी को क्यों मारना, बैरी अर्थात शत्रु, दुश्मन को क्यों मारना। तो ऐसे बात करते करते तो वहां से सांड चला गया, और फिर वो क्या, फिर से मटर के खेत में चले गए और वहां पर चारा खाने लगे, यानी मटर खाने लगे। तो जो खेत के मालिक थे वहां लठ लेके आ गए और दौड़े उनको मारने के लिए निकल गए। तो वो जैसे खेत से निकलने को वो उनके खुर क्या है, कीचड़ में धस गए और उनसे भागा नहीं गया। तो उनको क्या है, पकड़ लिया गया। और हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, क्योंकि हीरा तो भाग जाता, पर उसने देखा कि मोती को पकड़ लिया गया है, तो वो वापस आ गया और कहा कि फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने भी उसे पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होश में बंद कर दिए। कांजी होश होता है जहाँ पर पशुओं को, आवारा पशुओं को बंद किया जाता है।